फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की पोयम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। फर्स्ट स्टैंजा इज अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैनॉट स्लीप दैम थ्रू। यहाँ जो पोइट हैं वो नॉर्थलैंड के बारे में बताते हैं, यानी कि अर्थ के बिल्कुल नॉर्थ में जाके जहाँ बहुत सर्दियाँ पड़ती हैं, बिल्कुल आखिरी कोना, वहाँ पे नॉर्थलैंड में दिन में बहुत कम घंटे होते हैं, यानी दिन का समय बहुत कम होता है और सर्दियों में इसकी रातें इतनी लंबी हो जाती हैं कि लोग उनको सो करके पूरा नहीं गुजार सकते। मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों के दिनों में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं, तो नॉर्थलैंड में जहाँ बहुत बर्फ़ पड़ती है वहाँ रातें इतनी लंबी हो जाती हैं कि सारी रात लोग सो नहीं सकते हैं। सेकंड स्टैंजा, where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows and the children look like bear's cubs in their funny furry clothes। वहाँ के लोगों के बारे में वो बता रहे हैं कि वो लोग जब बर्फ़ पड़ती है, वैन इट स्नोज़, जब बर्फ़ पड़ती है तो वो अपनी स्लेज में, आप जानते हैं स्लेज एक ऐसी गाड़ी होती है जो बर्फ़ में चलाई जाती है, उसमें पहिए नहीं होते और उसको वो स्लाइड करते हुए चलती है, फिसलते हुए चलती है और उसको रेनडियर खींचते हैं। रेनडियर एक हिरन जैसा दिखने वाला क्रिएचर होता है, वो उस अपने रेनडियर्स को अपनी स्लेजेस में हाँक लेते हैं, जोत लेते हैं और उनसे ही वो गाड़ियाँ चलवाई जाती हैं। एंड द चिल्ड्रन, और जो बच्चे हैं उनके, वो बियर कब जैसे, यानी भालू के बच्चे जैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी बॉडी पे जो कपड़े पहन रखे हैं वो फ़र से बने हैं, फ़र के बने हुए कपड़े हैं, उसकी वजह से सर से पाँव तक वो फ़र से ढके रहते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि वो भालू के बच्चे हैं। Stanza 3, they tell them a curious story. I don't believe it's true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you। अब पोइट कहते हैं कि वहाँ के लोग अपने बच्चों को एक स्टोरी सुनाते हैं, वो एक क्यूरियस स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और हालांकि मैं ये विश्वास नहीं करता कि ये सही है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको ये कहानी सुनाता हूँ तो आप इससे कुछ ना कुछ ज़रूर से सीख पाएंगे, कुछ ना कुछ लर्न कर पाएंगे। Stanza 4, once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did you know। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक अच्छे सेंट थे पीटर, वो जब इस धरती पर रहते थे, वर्ड बिलो का मतलब है आसमान के नीचे धरती पर, जब वो रहते थे तो उस समय की बात है, वो प्रीचिंग करते हुए यानी उपदेश देते हुए वो धरती पर घूमा करते थे, और ये भी उसी से संबंधी एक कहानी है। नेक्स्ट स्टैंजा इज़ he came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो सेंट जो हैं वो टहलते टहलते, घूमते घूमते एक कॉटेज पे आ गए, यानी एक छोटी सी झोंपड़ी के दरवाज़े पर आ गए, और वहाँ पे एक छोटे कद की, लिटिल वुमेन मतलब एक छोटे कद की औरत केक बना रही थी और उनको भट्टी में लगा रही थी। हर्थ का मतलब होता है भट्टी, तो भट्टी में लगा रही थी उनको बेक करने के लिए। नेक्स्ट स्टैंजा इज़ and being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her for her store of cakes to give him a single one। और क्योंकि वो सेंट जो है वो काफ़ी दिन के उपवास से भूखे थे और वो इतना भूखे थे कि उनको बेहोशी सी छाने लगी थी, और क्योंकि सारा दिन बीत चुका था और शाम होने आ रही थी अब, तो उन्होंने उस लेडी के जो स्टोर ऑफ केक्स, यानी कि उसके पास जो बहुत सारे केक्स रखे थे, उसमें से एक केक खाने के लिए मांगा। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away। अब यहाँ पे इस लेडी के बारे में बताया जा रहा है कि इस लेडी ने एक छोटा सा केक बनाया उनको देने के लिए, और जब वो केक को बेक करने के लिए उसने डाला हुआ था, उसने जब उस केक को देखा तो उसे लगा कि ये केक अभी भी काफ़ी बड़ा है मुझे, कि मैं इस केक को किसी को दे सकूं, यानी किसी को देने के लिए ये केक अभी भी काफ़ी बड़ा है।
Next stanza is, therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. इसलिए उस लेडी ने दोबारा से नीड मतलब आटा गूंदना, उस लेडी ने दोबारा से केक के लिए एक दोबारा आटा गूंदा और वो पहले से कहीं ज़्यादा छोटा था। लेकिन जब वो बेक करने के लिए उसने फिर से उसको रखा हाथ पे, तो उसे लगा कि वो उतना ही बड़ा है जितना कि पहले वाला केक था, यानी अभी भी वो पुराने केक जितना ही बड़ा दिखाई पड़ रहा था उसको। नेक्स्ट stanza, then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. अब उस लेडी ने जो आटे का टुकड़ा बचा हुआ था, जो डो का टुकड़ा बचा हुआ था, उन छोटे छोटे स्क्रैप्स पड़े हुए थे, उनको इकट्ठा किया और बहुत छोटा सा एक डो बना लिया और उसको बेल करके रोल करके उसको एकदम पतला कर दिया, इतना पतला कर दिया जैसे कि वेफर होता है, यानी कि जैसे चिप्स होते हैं पतले पतले, वैसा उसको उसने रोल करके पतला कर लिया और उसे बेक किया। लेकिन इतना पतला बनाने के बावजूद भी वो लेडी उसको अपने से अलग नहीं कर पाई, मतलब वो उतना पतला केक भी सेंट पीटर को खाने के लिए नहीं दे पाई। नेक्स्ट stanza, for she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself and yet too large to give away, so she put them on the shelf. अब वो कहती है कि जब मैं ये केक्स खुद खाने बैठती हूँ तो ये केक्स मुझे बहुत छोटे महसूस होते हैं, लेकिन अब जब मैं इन्हें तुम्हें देना चाह रही हूँ तो ये मुझे बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं, मतलब इतना बड़ा केक मैं तुम्हें नहीं दे सकती। ये कह करके उसने सारे केक्स उठा करके उनको अपनी शेल्फ पे रख दिया। नेक्स्ट stanza, then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. अब सेंट पीटर जो है वो बहुत गुस्से से भर गए, क्योंकि वो बहुत हंगरी थे, बहुत भूखे थे और वो फेंट होने के कगार पे थे, बेहोश होने वाले थे भूख की वजह से। और एक ऐसी औरत काफ़ी थी एक सच्चे संत को भी गुस्सा दिलाने के लिए, क्योंकि संतों को गुस्सा जल्दी नहीं आता, लेकिन ऐसी औरत काफ़ी थी उन्हें भी गुस्सा दिलाने के लिए। Next stanza, and he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. अब वो कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश औरत हो और तुम्हें एक ह्यूमन के तौर पर यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन के तौर पे तुम्हें फूड और शेल्टर दोनों मिल जाते हैं और अपने आप को गर्म रखने के लिए सर्दियों में तुम्हें फायर भी मिल जाती है, तुम इसके लायक नहीं हो। Next stanza is, now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring all day in the hard dry wood. अब वो उसको कर्ज देते हैं और उसको कहते हैं कि अब तुम्हें अब चिड़ियों की तरह अपने लिए हर साल घोंसला बनाना होगा और तुम सारे दिन ड्राई वुड में, यानी कि सूखे हुए जंगल की लकड़ियों में बोर करोगी, यानी उनको छेद करोगी उनमें अपनी चोंच से, तब जाके तुम्हारे लिए सारे दिन बाद थोड़ा सा खाना मिलेगा। Next is, then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. और उसके बाद क्या हुआ कि उनके कर्ज से वो लेडी चिमनी की से ऊपर चली गई और उसने कुछ भी शब्द उसके बाद एक बार भी कोई शब्द नहीं बोला। और जब वो चिमनी से ऊपर गई तो चिमनी के आखिरी सिरे से एक वुडपेकर उड़ता हुआ निकला, क्योंकि उस लेडी को एक बर्ड में चेंज कर दिया गया था, यानी सेंट पीटर के कर्स ने उसे एक वुडपेकर में चेंज कर दिया था। नेक्स्ट, she had a scarlet cap on her head and that was left the same, but all the rest of her clothes were burnt black as a coal in a flame. अब उसके सर पे, जब वो लेडी थी तो उसके सर पे एक रेड कलर की कैप थी, स्कारलेट कैप मतलब एक रेड कलर की कैप थी, और वो उसके सर पे यानी वुडपेकर के सर पे भी सेम रही, यानी वुडपेकर के सर पे भी एक रेड कलर की कैप जैसी चीज़ होती है। और बाकी के उसके जो लेडी के कपड़े थे वो जल करके ऐसे काले हो गए जैसे कि इतने ब्लैक हो गए कि जैसे किसी फ्लेम में, यानी कि किसी आग की लौ पर उन कपड़ों को जला दिया गया हो। नेक्स्ट इज़, and every country schoolboy has seen her in the wood where she lives in the trees till this very day, boring for food. और
उसके बाद कहते हैं कि हर गांव देहात के स्कूल जाने वाले लड़के ने उस बर्ड को अभी भी जंगलों में देखा है, अब आज भी बच्चा देखता है। और जहां वो रहती है ट्रीज़ में, सारा दिन बोर करते हुए, मतलब अपनी चोंच से छेद करते हुए, अपने थोड़े से खाने के लिए, अपने छोटे से भोजन के लिए भी उसे सारा दिन मेहनत करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, ये थी पोएम की समरी, पोएम की एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको पोएम समझ आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।